तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, किसी चीज को अगर आप लोग शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। और इसके कई सारे उदाहरण आप लोगों ने अपने आसपास भी देखे होंगे। एक और आज एक नए उदाहरण के बारे में आप लोगों को बताता हूं। अभी यूएस ओपन चल रहा था, तो यूएस ओपन जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में, एक ऐसी पर्सनैलिटी ने जीता जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने किसी ने नाम सुना होगा। आखिर मैंने ये डायलॉग क्यों बोला कि पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाती है? वो इसलिए बोला क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना और जिस तरीके से ये पर्सनैलिटी जीत कर आया, उसके पीछे का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग जानोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, रियलिटी में सही बात बिल्कुल बोली गई है। इनका नाम है डोमिनिक थीम। ये जो पर्सनैलिटी है, ऑस्ट्रेलियन पर्सनैलिटी है। यहाँ पर ये अभी जो यूएस ओपन चल रहा था उसमें जो नॉर्मली तीन सबसे बड़े प्लेयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक तो है रोजर फेडरर, दूसरा है नोवाक जोकोविच और तीसरा है राफेल नडाल। जो रोजर फेडरर है और जो राफेल नडाल है, उन्होंने जाने से मना कर दिया। रीजन क्या था? कोविड-19। वो नहीं चाह रहे थे कि लाइफ को किसी भी तरीके से रिस्क में डालें, तो इसलिए उन्होंने अपना एरिया छोड़कर वहां जाने से मना कर दिया। जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पूरा अटलांटिक ओशन जो है वो कवर कर जाना पड़ेगा। तो यहां से अगर ये जाते हैं यहां पर, तो अटलांटिक ओशन कवर करके इनको यूएसए के अंदर जाना पड़ता। ले देकर जो है हमारे नोवाक जोकोविच भाई साहब हैं, वो यहां पर पहुंचे। पर लेकिन पहुंचने के बाद यहां पर वो डिस्क्वालीफाई हो गए मैच से, क्योंकि उनके द्वारा कुछ गलत शॉट मारा गया, जिसके चलते यहां पर वो जो गलत शॉट था, मुझे लग रहा है शायद एम्पायर को लगा या किसको लगा, जिसकी वजह से उनको मैच को उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर किसी ओपन में ये तीनों नाम नहीं है, आप लोग सोच सकते हैं कि एक तरीके से पूरा रास्ता क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोविड-19 चल रहा है, लोगों ने यूपीएससी की तैयारी नहीं की और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके गए, ज्यादा नहीं हल्का सा मेहनत करके गए आप लोग, और आप लोगों ने यूपीएससी टॉप कर दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग समझिए। तो इस पर्सनैलिटी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर लेकिन शिद्दत से चाह रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हो लाइफ में। तो इस तरीके से अगर किसी चीज को आप लोग शिद्दत से चाहोगे ना, माहौल ऐसा बनेगा, पूरी प्रकृति कुछ भी करके आप लोगों तक वो चीज पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर करेगी। पर सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि आप लोगों के अंदर वो गट्स होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर पूरा काम जो है वो नेचर के ऊपर छोड़ दीजिए, नेचर अपना काम अपने आप करेगी। तो इस तरीके से आप लोग इससे मोटिवेशन ले सकते हैं इस स्टोरी से, और अपनी लाइफ में चीजों को इंप्लीमेंट कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक थोड़ा सा नजर डालें कोविड-19 के केसेस के ऊपर, तो हमारी कंट्री में कल 81,911 केस आए, 1,054 लोगों की जान गई और 79,000 जो लोग यहाँ पर वो हैं जो कि यहाँ से रिकवर हुए। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएसए टॉप पर है, इसी के साथ में इंडिया दूसरे नंबर पर और ब्राजील जो है वो तीसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में जो आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी 1 सेकेंड, ये है आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर तासमान से जाकर मैप में नहीं हारेगा, कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर क्वेश्चन की वीडियो क्यों नहीं डाली है। देखिए, क्वेश्चन की वीडियो अभी आप लोग का प्रीलिम्स आ रहा है, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन की वीडियो में उसमें 10-10 क्वेश्चन होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि ऑल्टरनेट डेज पे या फिर दूसरे या फिर तीसरे दिन आप लोगों की एक वीडियो तो 50-50 क्वेश्चन की डाल दूं, और एक वीडियो जो है आप लोगों का पूरा जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसका एक 2-2 दिन के गैप पर डाल दूं, जिससे आप लोगों का एक टेस्ट के वे में प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। ठीक है, यानी कि पूरे वीक में 10-10 क्वेश्चन डालने से अच्छा है, क्योंकि पेपर भी आप लोगों का पास में आ रहा है, तो 5-7 वीडियो जो है ऐसे आ जाएंगे आप लोगों की, ताकि आप लोग एक तरीके से टेस्ट की तरीके से उसको एक बार चेक भी कर देख लोगे। 100 जो क्वेश्चन होंगे उसमें, तो उसके तरीके से आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और थोड़ा सा एक एनालिसिस भी अपना कर पाओगे। तो ये मैं सोच रहा था, इसीलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाली है। तो देखो, या तो आज या फिर कल जो है आप लोग की एक 100 क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जिसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन वो होंगे मैक्सिमम जो हम लोगों ने पास्ट में डिस्कस किए हैं, यानी कि ये आप लोग चेक कर पाएंगे आपको आप लोगों ने कितना याद किया हुआ है। तो ये था। बाकी जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको प्रैक्टिस करके देखेगा। बस यही रीजन था कि मैंने क्वेश्चन की वीडियो नहीं डाली, क्योंकि उसको बच्चे देख भी नहीं रहे थे। पहले जो वीडियो थी वो 15-20 हजार देखते थे, अब उसको 4-4, 5-5 हजार देख रहे थे। तो इसका मतलब ये कि बच्चे खुद चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये 1 महीने की बात है, तब तक आप लोग चीजों को उस तरीके से कर लीजिए। तो या तो आज या फिर कल कोशिश करूंगा, कल तो पक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक टेस्ट होगा पूरे, इसमें 100 क्वेश्चन लगभग होंगे। टाइमिंग में वीडियो में डिक्लेयर कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर रखे हैं तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि 5-6 ऐसे टेस्ट आप लोग के हो जाएं, जिससे कि आप लोग अच्छे से उसको ढंग से एक तरीके से देख सकें कि हाँ हम लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये बेसिक पर्पस था, बाकी आप लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही था, मैंने कहा रिवीजन करते हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि वो भी रिवीजन की ही वीडियो में डाल रहा हूं। अब एक टेस्ट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है,
तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा एक स्टेप उठाया। बाकी आप लोग जैसा लगे आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। देखिए स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं, अगर उनको रेजिग्नेशन देना होता है तो वो लोकसभा के अंदर ही एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। स्पीकर जो होता है वो डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो स्पीकर को देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर घर में लड़ाई हो जाए हस्बैंड और वाइफ की, तो वो बात घर की घर में ही रहे, बाहर न जाए। तो इस तरीके से लोकसभा की गरिमा को मेंटेन रखने के लिए यहां पर ये ऐसा प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और आप लोगों को याद होगा पॉलिटी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की थी नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में। तो लोकसभा के जब हम लोग राज्यसभा के जब हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट के बारे में। ठीक है, लास्ट क्यों बोला था? क्योंकि नॉमिनेटेड होते हैं, ये लड़कर नहीं आते, इलेक्शन लड़कर नहीं आते हैं, तो इसलिए लास्ट नाम रखा गया था। तो लास्ट यहां था लिटरेचर, इसी के साथ में आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस। तो ये इस तरीके से टोटल मिलाकर 12 मेंबर यहां पर निकाल कर आते हैं, जो कि यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। टॉप 5 लैंग्वेज हमारी कंट्री में कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो ये तो मैंने शेयर करे थे आप लोगों को ट्विटर पर भी और टेलीग्राम पर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी इनसे, कोई नहीं, मतलब आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ये बेसिकली यहाँ पर जो लैंग्वेज है इसमें भी थोड़ा सा एक हल्का सा चेंज है, जो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हल्का सा चेंज है, इसमें भी आप लोग देखिएगा। पहले नंबर पर जो हिंदी है वो है यहाँ पर 43% के करीब। दूसरे नंबर पर बंगाली है, ये है 8% के करीब। तीसरे नंबर पर यहाँ पर है मराठी। ठीक है, ये है लगभग 7% बोल सकते हैं, वैसे 6.86 के करीब है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आप लोग 7% के करीब लगभग इसको लगा लीजिए। तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी तेलुगु। तो तेलुगु जो है चौथे नंबर पर है यहाँ पर। ठीक है, तो तेलुगु यहाँ पर चौथे नंबर पर है, ये लगभग 6% देखने को मिलेगी। और तमिल इससे 1% कम है यहाँ पर, ये 5% के करीब देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 6.7 है और ये 5.7 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 5वें नंबर की है और ये है यहाँ पर चौथे नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनसे गलती होगी। अब एग्जाम में आप लोग नहीं भूलेंगे, तो एग्जाम में आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो 2 बच्चों के द्वारा काफी अच्छे, 2 क्या मतलब कई सारे बच्चों के द्वारा आंसर दिए गए, पर जो मैंने यहाँ पर चूज किया है ये है अंतरा घोष और इसी के साथ में मनप्रीत बरार के द्वारा भी काफी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। ठीक है, इनके भी आंसर में देख रहा था। तो इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोग करते रहिए, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। और कल जो था हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया, तो इनके द्वारा काफी अच्छी बात बोली गई यहाँ पर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है पर्सनली। आज की डेट में देखा जाए यहाँ पर अगर गाड़ी का नंबर आप लोग हिंदी में लिखते हैं तो बोला जा रहा है कि चालान कटता है। 90% जो लोग हैं हमारी कंट्री में वो इंग्लिश में हस्ताक्षर करते हैं। आप लोग कभी भी कस्टमर केयर पे अगर कॉल करेंगे, इंग्लिश के लिए 1 और हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता है, यानी कि दूसरे नंबर पर रखा गया है। अदालत में अगर जाएंगे आप लोग, जो आप लोग वहां पर जाने के जब जाएंगे तो वहां पर बहस जो है वो हिंदी में सुनने को नहीं मिलेगी, सारी चीजें वहां पर इंग्लिश में सुनने को मिलेगी। ऐसे देश में हम लोग बात करें हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने की, यानी कि पहले आप लोग ग्राउंड लेवल पर चेंज लेकर आओ, तभी आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे, ऐसा बोलने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अच्छे से एनालाइज किया गया इनके द्वारा चीजों को। चलिए कोई नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कीजिए, अपनी जो भाषा होती है, जहां पे जरूरत है कि हाँ आप लोगों को अपनी भाषा यूज करनी है, वहां पर अपनी भाषा यूज कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर यहाँ पर नजर डालेंगे। लेक्चर की पीडीएफ सारी एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, सारी चीजें यहाँ पर आज तक की जितने भी लेक्चर लिए हैं सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का, तो भी आप लोग यहाँ पर पार्ट बन सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, कंडीशन क्या है और हमारी कंट्री का क्या रोल है और हमारी कंट्री किस तरीके से अफगानिस्तान के इशू को देखती है, तो काफी डिटेल में आर्टिकल को कवर करने वाला हूं। ये यहाँ पर अभी जो यूएस ओपन है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पर कि कौन पर्सनैलिटी जीत कर आए, तो उसी के बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है कि यहाँ किस तरीके से क्या क्या कंडीशन बनी, कौन कौन नहीं गया। जैसे मैंने बताया कि राफेल नडाल और रोजर फेडरर जो है वो नहीं गए, जोकोविच गए, वो बाहर हो गए, ये जीते यहाँ पर। तो वही सब बातें यहाँ पर शेयर की जा रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा आइडिया बस मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बता दिया। ये जो है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बोला जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट फोकल पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, तो ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस आर्टिकल को हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है इसके बारे में अगर बात करें तो ये आर्टिकल आज का कार्टून थोड़ा सा आप लोग देखेगा। कार्टून के बारे में मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की कमियां हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं कि हमारी कंट्री कोविड-19 में दूसरे नंबर पर आ चुकी है, ब्राजील को पीछे छोड़कर। आखिर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमी जो है वो गड्ढे में चल रही है, उसके बारे में क्या किया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे पड़ी हुई है, सामने चाइना खड़ा हुआ है हमारी सर पर आकर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो
तो वो चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे चीजों पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर राइटर लगा रहे हैं और एक तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। कोविड-19 में कई जगह कई तरीके की घटनाएं आप लोगों के सामने निकल कर आई, महिलाओं के ऊपर भी कई जगह अत्याचार देखने को मिले। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतना हाई हो रहा है, गवर्नमेंट उसके बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। गरीब जो लोग हैं वो एक तरीके से त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं कि क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर गवर्नमेंट के कान पर जू नहीं चल रही है, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कंप्लीटली इनके द्वारा, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल है ये आर्टिकल नहीं, सॉरी, जो यहाँ पर ये कार्टून है ये थोड़ी डिफरेंट चीजें बता रहा है। तो आप लोग बताइए ये कार्टून क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से अपना जो एक तरीके से माइंड है ये लगाइए, उन्हें कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ठीक है। अपने माइंड को देखिए कि क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हैं और 40 से लेके 50 शब्द लिखिए। देखिए जिस दिन से मैंने ये सीरीज आप लोगों को देना स्टार्ट की, कई सारे बच्चे काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सर पूरा आंसर तो कई बार लिख नहीं पाते थे, पर इसके चलते हम लोग कुछ लिखना जरूर सीख गए हैं, ठीक है। और देखिए शर्माइए मत, कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, सब यहीं से सीखते हैं। तो अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए आप लोगों को शर्माना नहीं चाहिए, यहीं से सीखकर आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये पिक्चर क्या दिखाती है ये आप लोगों को बताना है। कल की जो पिक्चर थी वो क्या दिखा रही थी, कल की पिक्चर यहां पर दिखा रही थी कि कांग्रेस जो है आज के डेट में अगर बात करें, यहां पर ये कांग्रेस की लीडर है सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल जो है बाहर खड़े हुए देख रहे हैं। यहां पर अभी जो था यहाँ पर कई सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और बोला गया कि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं उसमें कमियां हैं, इस तरीके की चीजें नहीं चल रही जैसे यहाँ पर चलनी चाहिए। तो लीडरशिप चेंज होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम कांग्रेस के अंदर चलना चाहिए, परिवार के हाथ में पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस का जो सिंबल है हाथ, उसको सैनिटाइज कर रही है एक तरीके से। जो लोग ये बातें बोल रहे हैं वो इनको पसंद नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हैं आप लोग। कोई भी अपनी गद्दी क्यों छोड़ना चाहेगा यार, तो वही चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के बारे में यहां पर एक आर्टिकल भी है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि ओल्ड जो एक तरीके से कांग्रेस को कैसे आप लोग रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में ये सबसे ओल्ड पार्टी आप लोग आज की डेट में बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारी कंट्री की थीम यहां पर जिसके ऊपर टिकी हुई है। अच्छा, कांग्रेस का गठन कब किया गया था, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बताना है। कांग्रेस का गठन कब किया गया था, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, इसका पहला सेशन कहां पर हुआ था। तीसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने जो कई बार पूछे जा चुके हैं, कांग्रेस के जो 4 लीडर हैं, यानी कि जो कांग्रेस की 4 मीटिंग है उसमें अलग अलग रिलीजन के लीडर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उन चारों लीडर के नाम, उन चारों समिट कहां कहां पर हुई, मतलब बेसिकली जहां पर इनकी मीटिंग होती थी उसके नाम आप लोगों को बताने। कांग्रेस का कौन सा सेशन जो था महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, एक अकेला लोता सेशन जिसमें महात्मा गांधी जी के हाथ में कमांड थी। ये क्वेश्चन है जो आप लोग को जिनके आंसर देने हैं, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है पर लेकिन रिवीजन आप लोग का हो जाएगा तो आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप लोगों से यहां पर बात करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जो कि यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है ये अभी जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टेप उठाया गया कि किसी न किसी तरीके से क्या करेंगे, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग होती है उसको रोकेंगे, और उसको रोक दिया गया है। इसी के चलते यहां पर ये देखा जा रहा है कि जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको सही कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप लोग एग्जाम क्लियर नहीं हुआ अगर, तो आप लोग अपने आप को रोकिए और देखिए कहां कहां पर कमी है और फिर उसको इंप्रूव कर आगे बढ़िए, वही बातें बताई गई है। यहां पर जो बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, सुब्रमण्यम भारती के बारे में, ठीक है। तो सुब्रमण्यम भारती साहब जो हैं इनको महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है। तो साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाएंगे तो काफी फेमस नाम है, हालांकि सभी जानते हैं वैसे तो, पर लेकिन साउथ इंडिया में ये एक तमिल पोएट थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करते थे। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल दे रखा है। तो यहाँ पर जो इनकी अभी जो इनकी डेथ हुई थी 12 सितंबर को, ठीक है। तो इसी के चलते जो इनका एक तरीके से जो डेथ एनिवर्सरी है तो वो अभी गई है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल सामने निकल कर आया। तो इनकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे एक तरीके से कनेक्ट कर समझाने की कोशिश की जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं जो हिस्ट्री में बड़ी फेमस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप लोग बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, या फिर आप लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ये पर्सनैलिटी के नाम आप लोग कई बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन पर्सनैलिटी के नाम देखने को मिलेंगे और बोलेंगे कि इन पर्सनैलिटी की जो आइडियोलॉजी है क्या आज की डेट में भी कोरिलेट करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनको आप लोग कुछ पर्सनैलिटी जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम जो है उनके साथ में आप लोग तैयार करके रख लीजिए, एग्जाम में काफी फायदा आप लोगों को ये पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली यहाँ पर, तो हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोगों को होना चाहिए। ये तो फिर से यहाँ पर इसी के जो यूएस ओपन वगैरह है उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। देखिए नॉर्मली आप लोगों को 4 ओपन देखने को मिलते हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच हो गया, विंबलडन हो गया और यूएस हो गया। तो ये जो ओपन होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम माने जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और जो इनको जीतता है वो एक तरीके से उसका एक तरीके से बादशाह आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में एक एनालिसिस यहाँ पर किया गया
चारों ओपन में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे पर विंबलडन और चौथे पर यूएस ओपन होता है। और जो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, ये थे यूएस ओपन से रिलेटेड न्यूज। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक बातें जानेंगे क्या क्या बातें हैं। अभी तालिबान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तालिबान जो है अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट ग्रुप है, जिसको हम भी यानी कि हमारी कंट्री भी उसको टेररिस्ट का दर्जा करार देती थी। पर लेकिन आज की डेट में ये जो ग्रुप है अफगानिस्तान के अंदर इतना लार्ज स्केल पर कंट्रोल कर चुका है कि अब यहां पर ये पावर में आना चाहता है, और पावर में आना चाहता है, कोई इसको रोकने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि किसी के हाथ में इतनी पावर नहीं है आज के डेट में इसको रोक सके। लगभग 2001 के एयरफेयर में अब यूएसए के द्वारा एंट्री की गई अफगानिस्तान के अंदर में। अफगानिस्तान के द्वारा यहां पर एक तरीके से ये अपनी कंट्री देखिए, पहले ये हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में हमारी कंट्री का जो बॉर्डर टच करता है आज के में बोलिएगा तो लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यूएसए यहां पर देखिए, यूएसए अपने आप को ग्लोबल पुलिस मानता है, और वो बोलता है उस टाइम पर इनके द्वारा एंट्री की गई अफगानिस्तान के अंदर कि मैं यहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेब्लिश करूंगा और यहां पर जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको निकालकर बाहर फेंकूंगा। तो यूएसए की ऐसी मंशा थी, पर लेकिन कथनी और करनी में काफी डिफरेंस देखने को मिला। यूएसए गया था यहां पर तालिबान को बाहर फेंकने के लिए, आज की डेट में तालिबान के सामने घुटने टेककर भीख मांग रहा है कि मुझे यहां से शांति में जाने दो, मेरी ऑलरेडी काफी इंसल्ट हो चुकी है। तो ये हरकतें यूएसए की देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब यहां पर अपने इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे, उस टाइम पर भी इनके द्वारा बोला गया कि मैं यहां पर जल्दी ही इससे बाहर निकलूंगा अफगानिस्तान से, बिना शांति से इनको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? पहले आप लोग एक बार मैप देखिए कहां पर लोकेटेड है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया मैप यहां पर, तो अपनी कंट्री का जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है यहां पर ये इसके साथ में टच करता है। तो हमारी कंट्री के ऑफिशियल मैप के हिसाब से हम लोग चलें तो अफगानिस्तान जो है वो हमारी कंट्री की बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यहां पर हमारी कंट्री इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान और ईरान, ये वो कंट्री के बॉर्डर हैं जो अफगानिस्तान को टच करते हैं। कैपिटल इसकी काबुल हो गई, इसी के साथ में अफगानी इसकी करेंसी हो गई, साउथ एशिया की कंट्री है, और ये इसका फ्लैग हो गया। तो अगर इस तरीके से आप लोग इस कंट्री को देखो तो यहां पर फ्लैग भी है, खुद की करेंसी भी है, सारी चीजें, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पर लेकिन रियलिटी में वो सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जाती हैं। संविधान कहने के लिए संविधान है, रियलिटी में जो तालिबान है वो संविधान को नहीं मानता है। तालिबान जो है कट्टरपंथी वाला रूल फॉलो करके चलता है, रिलीजन के नाम पर सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लोगों को वहां पर डरा कर रखते हैं एक तरीके से, और गोरिल्ला वॉरफेयर में विश्वास रखते हैं, यानी कि मारो और भाग जाओ, सामने निकल कर मत आओ, क्योंकि ताकतवर के सामने कभी भी आप लोग सामने से नहीं लड़ सकते। गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू ही आप लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। वही सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने अभी रिसेंटली यहां पर, पहले आप लोग पहले की कंडीशन समझिए, पहले ऐसा होता था एक साइड में तालिबान था और एक साइड में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी, ये आपस में बातें क्या करते थे, भैया शांति कैसे लेकर आनी है। पर लेकिन इनकी बातें चली नहीं, बहुत सारी बुरी कंडीशन यहां पर ग्राउंड लेवल पर बन गई, क्योंकि कई बार तालिबान वाले जो हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको मानने से मना कर देते थे। तो फिर क्या किया यहां पर यूएसए ने बोला यार इसकी साथ में बात मत करो, तुम हमारे साथ में बात करो। तो यहां पर आकर यूएसए बैठ गया इस चेयर पे, यूएसए इस चेयर पर रहकर बैठ गया और तालिबान से बात करने लगा। जब तालिबान से यूएसए बात करने लगा तो तालिबान ने डायरेक्ट साफ साफ कर दिया कि वो अफगानिस्तान को नहीं चाहते हैं कि यहां पर जो हमारी बात हो अफगानिस्तान बीच में आए। तो सिचुएशन ये देखने को मिली, और उन्होंने जो सीज फायर है वो भी करने से मना कर दिया, यानी कि एक तरीके से जो यहां पर बोलते नहीं कि चलो लड़ाई बंद कर देते कुछ टाइम के लिए भैया, जब तक शांति की वार्ता चल रही है। तो तालिबान ने शांति वार्ता करने के लिए बोला ठीक है शांति वार्ता करेंगे, यूएसए के साथ में करेंगे, अफगानिस्तान के साथ में नहीं करेंगे, और हम लोग सीज फायर भी नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन शांति वार्ता की बात करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये, जैसे हमारी कंट्री बोलता है ना पाकिस्तान को पहले टेररिज्म बंद करो उसके बाद में हम तुमसे बात करेंगे, तो यहां पर ये कंडीशन होनी चाहिए थी नॉर्मली कि पहले सीज फायर करो, ये जो उल्टी सीधी हरकतें यहां पर चल रही है वो मत करो, उसके बाद में हम लोग तुमसे बात करेंगे। नॉर्मली यहां पर जो एक तरीके से मीटिंग कराने के लिए मीडिएटर का जो काम करता है वो काम करता है पाकिस्तान। रीजन क्या है? रीजन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ही तालिबान को सपोर्ट करता है। अगर तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट न करे तो तालिबान जो है वो ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप लोगों के मायने में आ रहा होगा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान के नाम पर ही पाकिस्तान खाता भी है। पहले यहां पर क्या करता था, यूएसए से पैसे लेता था, आज की डेट में अलग अलग कंट्री यहां पर एक तरीके से अपनी पोजीशन बना के रखता है कि अफगानिस्तान में अगर शांति चाहिए तो मेरे पास में आओ, मैं शांति दिला सकता हूं क्योंकि मेरे टुकड़ों पर पलता है तालिबान, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है बीच में फायदा उठा रहा है, एक मीडिएटर का काम करने की कोशिश करता है, एक फैसिलिटेटर का काम करने की कोशिश करता है, जिसके चलते कंडीशन देखने को मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या टारगेट है? उनका सीधा सीधा टारगेट है कि नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, नवंबर से पहले किसी तरीके से यहां से अफगानिस्तान से अपनी फोर्स को निकाल कर लेकर आ जाए, यहां पर शांति रखकर। तो ये बेसिकली इनका फोकस है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अब तक तालिबान और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं होती थी, पर अब यहां पर ये बात करने के लिए तैयार हो गई है। तो यहां पर इंट्रा अफगान वो
टोक यहाँ पर चल रही है। पहले क्या होता था, ये यहाँ पर यूएसए के साथ में बात करते थे तालिबान वाले, पर लेकिन इंट्रा यानी कि अफगानिस्तान के अंदर ही यहाँ पर बात चलेगी। तो इसी के चलते जो तालिबान और जो गवर्नमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव अशरफ गनी के, वो आमने सामने यहाँ पर आकर बैठेंगे और बात करेंगे। अच्छी बात क्या है, दोनों कंट्री के अंदर के ही ग्रुप हैं, अगर दोनों शांति में बात कर सोल्यूशन करते हैं तो इससे बच्ची कोई बात हो ही नहीं सकती। यूएसए तालिबान के साथ में और यूएसए अफगानिस्तान के साथ में बात करके एग्रीमेंट लाया गया फरवरी में, पर लेकिन अलग अलग कंडीशन की वजह से डिले होता रहा, अब तक कोई बात यहां पर नहीं चली। अब चलकर यहां पर बातें स्टार्ट हुई है, तो तालिबान ने कई सारी प्री कंडीशन रख दी है कि हम लोग इस मुद्दे पर तब बात करेंगे अगर हमारे जो प्रिजनर पकड़ रखे हैं, हमारे जो लोग पकड़ रखे हैं गवर्नमेंट ने, अगर वो छोड़ दे, ठीक है। और इसी के साथ में इन्होंने बोला कि नॉट एक्सेप्टिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सीज फायर, यानी कि जो लड़ाई चल रही है अभी ग्राउंड लेवल पर, जहां बम ब्लास्ट कर देते हैं, जहां मन किया लोगों को मार दिया, वो भी हम लोग नहीं रोकेंगे, वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर ये दो बातें आप लोग मानने के लिए तैयार हो तो हम लोग बात करेंगे, वरना हम लोग बात नहीं करेंगे। यानी कि तालिबान जो है इनडायरेक्ट वे में आप लोग देख सकते हैं एक तरीके से रवैया दिखा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पावरफुल हम लोग हैं, एक तरीके से दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। दूसरी साइड में अगर बात करें ऑल मेल तालिबान, अगर तालिबान की टीम में बात करें जो बात करने के लिए आती है उसमें सारे मेल देखने को मिलते हैं, एक भी फीमेल देखने को मिलते हैं। तो कल को अगर कंडीशन आ रही है तो फीमेल का पक्ष कौन रखेगा तालिबान उसके अफगानिस्तान के अंदर, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। जिसलिए यहाँ पर कई बार कहा जाता है कि एक तरीके से अफगानिस्तान में जो भी डील होगी वो एक अप टू द मार्क डील नहीं होगी। रीजन क्या है, तालिबान वाले कभी भी यहाँ पर संविधान को नहीं मानते हैं। तालिबान वाले वुमेन को जो है वो अलग तरीके से देखते हैं, उनको लगता है कि जो वुमेन है वो पर्दे के अंदर ही रहनी चाहिए, वरना ये सही नहीं है सोसाइटी के लिए। तो ऐसी ऐसी एक तरीके से पुरानी, एक धोनी कहते हैं कि पुरानी नीतियों पर चलना या फिर पुरानी चीजों को लेकर चलना, उसमें तालिबान काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो इसलिए यहाँ सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ रियलिटी में क्या सही है और क्या गलत है। बिगेस्ट ऑब्स्टिकल जो है यहाँ पर ये बोला गया एक तरीके से कि यहाँ पर जो रिलीज किया जाएगा 5000 तालिबान प्रिजनर को, ठीक है, और 1000 अफगानिस्तान जो सोल्जर हैं वो भी यहाँ पर, और इसी के साथ में अदर जो तालिबान जो मिलिटियां हैं यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो ये सारी बातें एक तरीके से बोलेगी कि हाँ इस तरीके से कंडीशन समझो तब हम लोग चीजों को आगे चलाएंगे, यानी कि आप लोग ये कंडीशन मानो तब यहाँ पर चीजों को आगे चलाएगा। तो अफगानिस्तान के जो सोल्जर हैं वो यहाँ पर छोड़े जाएंगे और यहाँ पर इधर से तालिबान के जो प्रिजनर हैं वो छोड़े जाएंगे, तब चलकर यहाँ पर एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर है। अगर आप लोग ढंग से देखिए, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर बताना चाहूं तो आप लोग ये समझिए, एक पर्टिकुलर बंदा है, उसने बहुत सारे लोगों की जान ली, उसने बॉम्ब ब्लास्ट किए, निहत्ते लोगों पर, एक तरीके से निहत्ते लोगों पर हथियार ताने, उसने बहुत सारे लोगों को मारा। वो इंसान जो है आज की डेट में इतना ताकतवर हो गया कि उसको गवर्नमेंट पकड़ने के लिए एक तरीके से पकड़ने की हैसियत में नहीं है। तो वो अब क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं पावर में आ जाऊं, मैं इलेक्शन लड़ूं और मैं गवर्नमेंट बनाऊं, मैं संविधान बनाऊं। क्या ये चीजें वैलिड हैं अगर देखा जाए तो? एक टेररिस्ट ग्रुप जो कि यहां पर अब तक बहुत सारे लोगों को मारता हुआ है, जिसने अफगानिस्तान के अंदर शांति को बिल्कुल भंग कर रखा है, उसके पास में आज के दिन में पैसा हो गया, पावर हो गई है और वो आज के दिन में इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो इस तरीके से क्या वो चीजों को लेकर सही तरीके से आगे चल पाएगा? अगर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर मेजोरिटी में आ जाता है गवर्नमेंट चुनकर, तो आप लोग रवैया देखिए इस इंसान का, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, एक तरीके से कट्टरपंथी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करके चलता है। तो ये इंसान कितना अच्छा है अफगानिस्तान के लिए? तो ये बातें हम लोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या ऐसे इंसान को पावर में आना चाहिए? क्या ऐसे इंसान के साथ में इलेक्शन लड़कर उसके हाथ में पावर देनी चाहिए? तो ये गलत तरीका है। जब प्रिजनर को छोड़ने की बात की गई तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, क्योंकि कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट यहां पर किए गए इन कंट्री के अंदर, तो उसमें तालिबान का हाथ देखने को मिला। तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन यहां पर कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर इनको इस तरीके से सपोर्ट किया जाए। तो हार्ड पार्ट जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी यहां पर नहीं है कि एग्रीमेंट हो गया, आगे चीजें कई सारी देखने को मिलेगी। फर्स्ट टास्क क्या है नेगोशिएशन के लिए? एक तो सबसे बात तो यही कही जा रही है कि परमानेंट सीज फायर होनी चाहिए, तभी चीजें सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगी। दूसरा, स्टॉप वायलेशन इन अफगानिस्तान, एक तरीके से जो वायलेशन होता है अफगानिस्तान के अंदर में उसको रोकने की बात की जा रही है, जिसके चलते लगभग 1300 के करीब यानी कि 1300 के करीब जो सिविलियन की डेथ हो चुकी है 2020 के अंदर, और तब से स्टार्टिंग से जानो तो पता नहीं कितने लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। तो इसके लिए क्या चीजें सही है क्या गलत है वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों से अगर यहाँ पर पूछूं कि क्या आप लोग इस चीज को अलाउ करेंगे तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे? जो मैंने अभी आप लोगों को पूरी कहानी बताई है, आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखेंगे? यस या फिर नो? तालिबान को अलाउ करना चाहिए, यस या फिर नो? तो ये आप लोग यस या नो में आंसर दे सकते हैं। पर लेकिन ये समझिए यहाँ पर आज के डेट में जब इतना पावरफुल यहाँ पर हो चुका है, कोई यहाँ पर इसको टक्कर देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर सारे घुटने टेक रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि पावर के सामने सब घुटने टेक देते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो राइटर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं हुई कि इनकी बात हो गई है, प्रॉब्लम तो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है
कि कैसे अफगानिस्तान के फ्यूचर को ये सेफ देने वाले हैं, इसी के साथ में कैसे संविधान को लेकर चलेंगे, कैसे पॉलिटिकल प्रोसीजर यहां पर स्टार्ट होगा, क्या दोनों मिलकर काम कर पाएंगे, जो पार्टी अब तक अपोजिटर में खड़ी हुई थी, जो पार्टी एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार थी, वो क्या अब मिलकर यहां पर काम कर पाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो ये चीजें यहां पर समझने वाली है। इसी के बारे में बात की जा रही है। जो गनी गवर्नमेंट है, इनके जो अशरफ गनी है यहां पर आज के डेट में प्रेसिडेंट है। हालांकि प्रेसिडेंट भी दो हैं, एक अब्दुल्ला साहब हैं, ये हो गए, दोनों अपने आप को प्रेसिडेंट बता रहे हैं, दोनों ने वोट लिए। तो अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर आज के डेट में दो प्रेसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो गनी जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, हालांकि बात भी उनकी होती रहती है, बार बार चीजें कई बार सेटल डाउन कर लेते हैं बीच बीच में, ये तो चलता रहता है इनका फंडा, मतलब ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की कितनी एक तरीके से चलती है यहाँ पर, इससे समझ में आता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या है। तो ना के बराबर कोई इसको मानने के लिए तैयार यहाँ पर रहता है। अभी जो दोहा में, कतर में जो भी यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए ये, जो कि आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा जो इनॉग्रेल सेरेमनी थी यहाँ पर दोहा के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहां पर अपनी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर दिखाई गई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल जो है वो यहाँ परमानेंट तरीके से, प्रॉपर तरीके से यहाँ एड्रेस कर रहा है, एक तरीके से जाकर मिल रहा है और अपनी बातें रख रहा है इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर। वरना आज तक का अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे, तालिबान को हम लोग जस्ट टेररिस्ट ग्रुप बोलते थे और अपनी बात हमेशा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से करते थे, कभी भी तालिबान से हम लोग बात नहीं करते थे। पर लेकिन तालिबान इतना पावरफुल वहां पर हो चुका है कि आज की डेट में जो है इंडिया को भी अपना स्टैंड यहां पर चेंज करना पड़ा। इंडिया क्या, जब यहां पर जो ताकतवर कंट्री यूएस से जैसे घुटने टेक चुके हैं, तो हम तो वहां पर कुछ अपना ज्यादा लेते देते भी नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होती है वहां पर, ताकि हम लोग अपना जो चीजें हैं वो आगे बढ़ा सकें। तो यहां पर अफगानिस्तान जो है, हम हमेशा ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के द्वारा लेड और अफगानिस्तान के द्वारा ओन, यानी कि अफगानिस्तान का ही लोग यहां पर गवर्नमेंट बनाए और अफगानिस्तान के लोगों की इच्छा से यहां पर चीजें आगे बढ़े, हम हमेशा ये चाहते हैं। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। हम तो ये बोलते थे कोई बाहर का इंटरफेयर न करें, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। पर लेकिन तालिबान को हम लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया, तालिबान से रिलेटेड हम लोगों ने कभी बातें नहीं की, उससे हम लोग हमेशा दूरियां बनाकर रखते थे। पर लेकिन अब इसमें हम लोग तालिबान के साथ में बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात है यहाँ पर लेकिन इंडिया जो है वो आशा कर रही है कि जो भी यहाँ पर आगे चलकर जो चीजें चले, पोस्ट तालिबान एरा के जो यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई है, यहाँ पर जो एक इंस्टीट्यूशन जो गवर्नेंस चला है, यहाँ पर माइनॉरिटी के जो राइट और जो वुमेन के राइट है जिनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये चीजें जो है वो आगे चलती रहनी चाहिए कम से। तो ये बातें यहाँ पर इंडिया के द्वारा बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया जो है वो अपना एंगल हमेशा एक तरीके से बिल्कुल क्लियर रखता है जब अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो अभी इंडिया यही चाह रहा है कि अगर शांति रहे तो ऐसी शांति रहे कि हाँ सबके लिए शांति रहे और एक डेमोक्रेटिक वे में शांति रहे, जनता के हिसाब से चीजें आगे बढ़े, ना ऐसा कि यहाँ पर तालिबान के हिसाब से सारी चीजें जो हैं वो सप्रेस की जा रही है। तो इंडिया का ये जो एंगल है, ये जब भी इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में आप लोग लिखें तो ये एंगल जरूर लिखेगा। ये लाइन अगर आप लोग लिख देंगे तो राइटर समझ जाएगा कि हाँ ये जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में इंडिया क्या सोचता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। पहले तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने हमारी कंट्री की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की हिस्ट्री है। 2014 में हमारी रैंकिंग 142 थी, 2015 और 16 में 130 रही, 2017 में 100 रही और यहाँ पर जब ये 100 या फिर 177 गई। अरुण जेटली साहब के द्वारा बोला गया था कि 50 के अंदर लेकर आएंगे, तो अरुण जेटली साहब तो नहीं रहे। अभी देखते हैं आगे 50 के अंदर आ पाती है या फिर नहीं आ पाती है। तो फिलहाल जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो है 2019 की और हमारी जो रैंकिंग है वो 63 है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन खुद जो ये रैंकिंग प्रस्तुत करते हैं वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो खुद ये बोल रहे हैं कि ये जो रैंकिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, ये रैंकिंग आज की डेट में थोड़ा सा डिफरेंट एंगल आप लोगों को दिखाएगी। यानी कि जैसा यहाँ पर ये रैंकिंग रहती है उस तरीके का रिजल्ट यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए खुद वर्ल्ड बैंक ने अब की बार की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर प्रस्तुत करने से मना कर दिया और बोल रहे हैं कि हम लोग चेक करेंगे क्या सही है क्या गलत है और उसके बाद में देखेंगे कि रैंकिंग को कैसे लेकर चलना है। तो यही बात बोली गई कि जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग है या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, उसका सर्वे जो है यहाँ पर बोला जा रहा है ना तो हेल्थ को काउंट करता है और ना ही इन्वायरमेंट को काउंट करता है, जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। काउंट किसको करता है ये आप लोग समझिए। इसको काउंट करने के लिए 10 इंडिकेटर हैं। प्रीलिम्स ऑलरेडी क्वेश्चन इस इंडिकेटर के ऊपर पूछ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है इसको काउंट करता है इंडिकेटर में। डील कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन परमिट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी का कहां से कनेक्शन आता है, रजिस्ट्रेशन कैसे प्रॉपर्टी करते हैं, अगर क्रेडिट के बारे में बात करें तो क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे माइनॉरिटी इन्वेस्टर यानी कि बड़े बड़े बिजनेस आ गए छोटे छोटों को खा गए, पे करना टैक्स के बारे में बात की जा रही है, ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर के बारे में बात की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट अगर दोनों के बीच में है तो कैसे इन्फोर्स किया जा रहा है, इसके बाद भी अगर कोई नोक झोंक होती है तो उसको कैसे रिजोल्व करना है,
ये सारी चीजें काउंट कर टोटल 10 इंडिकेटर हैं जिसके बेस पर रैंकिंग तैयार की जाती है। पर लेकिन इसमें कहीं पर भी आप लोगों को ना तो इन्वायरमेंट के बारे में चीजें देखने को मिलेगी, ना लेबर के बारे में चीजें देखने को मिलेगी। इस तरीके से जो आज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ना हेल्थ के बारे में कोई चीजें देखने को मिलेगी। इनका पूरा फोकस जो रहता है वो एक तरीके से, जो नहीं कहते हैं कि हाँ, एक तरीके से पैसे कमाने वाली चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा फोकस आज के डेट में जो दूसरे एंगल है उनके ऊपर भी देना चाहिए। ये बात यहाँ पर राइटर बोलकर चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने पोज कर दिया रैंकिंग, बोला कि अभी रैंकिंग तैयार नहीं करेंगे, देखते हैं किस तरीके से चीजों को सुधार कर आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा पोज दीजिए अपने आप को अगर आप लोग का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, और ये देखिए क्या क्या कमियां हो सकती हैं, कैसे आप लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं। कई सारे इंटरव्यू सुनिए, बोले देखिए उन्होंने क्या अच्छा किया है जो आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसी का पाथ फॉलो मत कीजिए, सबके पाथ देखिए पर अपना खुद का पाथ बनाइए, वही पाथ जो है आप लोगों के डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक लेकर जाएगा। तो यहां पर डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में भी यही बात की जा रही है कि अब एग्जामाइन किया जाएगा क्या क्या फ्लो है, क्या क्या कमियां हैं इसमें सर्वे में, और फिर उसके बाद में चीजों को देखेंगे। रसिया जो है, ये रसिया की रैंकिंग के बारे में बात करें तो 190 कंट्री में 120 रैंकिंग है रसिया की, ठीक है। ये यहां पर बात करें जो यहां पर 120 रैंकिंग से 2012 में 62 ये रैंकिंग देखने को मिली थी, ये 2012 में, और 2015 में ये रैंकिंग जो थी वो 62 यहां पर देखने को मिल रही है। सर्वे जो है इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड कर, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात करें तो एक्सक्लूड कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, जैसे गली, जो जैसे आप लोग बात करें, जैसे आज की डेट में अगर बात करें, जैसे सड़कों पर कई सारे लोग आप लोगों को सामान बेचते हुए मिल जाएंगे, संडे मार्केट हो गया, बुध बाजार हो गया, मंगल मार्केट हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। घर पर किसी ने अपना काम कर रखा है, छोटा मोटा अचार बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है, ये सारी चीजें। तो मैक्सिमम जो लोग हैं हमारी कंट्री में आप लोग को ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। किसी नुक्कड़ के, किसी गली के चौराहे पर कोई गोलगप्पे बेचने वाला है, कई बार ऐसा होता है कि लाखों लाखों रुपए के गोलगप्पे बेच देता है वो बंदा, ठीक है। तो उसको कोई काउंट नहीं करता, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। दूसरी साइड में अगर 30-40 हजार रुपए कमा रहा है, वो प्रॉपर टैक्स पे कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो यहां पर एक्सक्लूड है। तो इसके मतलब जब इनफॉर्मल सेक्टर एक्सक्लूड कर दे तो कैसी रैंकिंग आप लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में लो स्कोर है चाइना का और इंडिया का, जो कि एक तरीके से हाई ग्रोथ आप लोग की एफडीआई वहां पर देखने को मिलती है। यानी कि ये जैसा रिजल्ट देता है यहां पर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उसके हिसाब से उस कंट्री की सिचुएशन, इकोनॉमी देखने को नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ कमियां खामियां, तो उसी को सुधारने की बात की जा रही है। इंडेक्स जो है यहाँ पर ये एक तरीके से बिजनेस के बारे में, रेगुलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन परमिट, टैक्स पे, इन सब चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें जो अच्छी अच्छी कई सारी चीजें जैसे हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में ये कुछ बातें नहीं करता है। तो इसी के चलते वर्ल्ड बैंक इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ग्रुप, इसी के साथ में जो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पैनल, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर 15 कमियां बताई गई थी इस इंडेक्स के अंदर में, कि ये 15 कमियां हैं जिनके ऊपर आप लोग फोकस देकर चल सकते हैं। जैसे कि कई सारी बातें यहां पे बता रखी है इन्होंने। जैसे अगर बात करें आप लोग कि डिग्रेडेशन, जो पोल्यूशन हो रहा है, वर्कर सेफ्टी हो रही है, हेल्थ रिस्क हो रहा है, इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और आज के डेट में कोविड-19 के चलते इनके बारे में बात ना करें तो कैसा इंडेक्स रह गया, बिना बात के इंडेक्स है। इसका मतलब इंडिया और चाइना के बारे में बात करें तो उनके स्कोर जो है, इनको जो स्कोर है वो शार्पली इंप्रूव हुए हैं 2019 में, 2020 में। वर्ल्ड फर्स्ट और थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है आज के डेट में ये, अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी के साथ में जो यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, जो कार्बन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसके चलते सिग्निफिकेंस आप लोग यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा इंप्रूवमेंट। यानी कहने का मतलब ये, जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उनकी रैंकिंग आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं। इन्वायरमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें तो जो रैंक है चाइना की 120 देखने को मिल रही है। इंडिया की रैंक तो नीचे से टॉप कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर 180 में से 168 है हमारी रैंक, ये शायद 177 थी इससे पहले साल में, तो हम नीचे से टॉप कर रहे हैं। ऐसा इन्वायरमेंट की हालत है हमारी कंट्री में, और गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट को और कमजोर कर रही है, इन्वायरमेंट को बिल्कुल ध्यान ही देकर नहीं चल रही है। और हमारी रैंक कहां चल रही है, हमारी रैंक बढ़ती जा रही है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आउटपुट है उसके हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग देखने को मिल रही है। इसलिए हम लोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्या रियलिटी में सही डायरेक्शन में चीजें चल रही है। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट जो ड्राफ्ट है वो और ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि और ज्यादा जो इन्वायरमेंट को बर्बाद करेगा। तो ये ऐसे ऐसे रिजल्ट यहां पर निकल कर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आउटपुट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बिजनेस सेफगार्ड को अगर आप लोग लेकर चलेंगे तो एक ट्रेजेडी बन जाएगी यहां पर। तो ट्रेजेडिक रिजल्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, और वो आउटपुट नहीं होगा जैसा आप लोगों ने एक्सपेक्ट यहां पर किया है। इसी के साथ में बता रहे हैं 2013 में कोलैप्स हुआ राणा प्लाजा, ये एक गारमेंट फैक्ट्री थी बांग्लादेश के अंदर,
सेकंड डेडलिएस्ट इंडस्ट्रियल ये एक्सीडेंट इसको बोला गया यूनियन कार्बाइड के बारे में। यूनियन कार्बाइड के बाद में जो भोपाल में आप लोगों को देखने को मिला, जो गैस ट्रेजेडी निकल कर आई, तो उसके बाद में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ये इंसिडेंट यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो एक तरीके से फैक्ट्री रेगुलेशन ढंग से नहीं है यहां पर, जिनके बारे में यहां पर ये बात नहीं करते, ये भी प्रॉपर यहां पर होना चाहिए। ब्राजील, इंडिया, यूएसए के बारे में बात करें, इन्वायरमेंट इंडेक्स जो है वो प्रॉपर यहां पर डिग्रेड होते जा रहे हैं, तो उसको ये काउंट करके नहीं चलते हैं। यूएसए जो है आज के डेट में अगर बात करें इंडेक्स में 6 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, फोसिल फ्यूल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, सारे पावर प्लांट चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये तरह एक तरीके से यूज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बता ही नहीं रही है कि यूएसए क्या गलती कर रहा है। तो यानी कि यूएसए की रैंकिंग अच्छी होती जा रही है, इसका मतलब यूएसए कहीं पर गलती नहीं है। तो ऐसी रैंकिंग का क्या फायदा जो ढंग से चीजों को चेक कर नया बताएं। कई सारे इंडेक्स जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डूइंग बिजनेस जो रेंज है वो लेस रेगुलेटेड होते हैं, और इसका मतलब ये मानता है कि जो लेस रेगुलेटेड चीजें हैं वो बेटर हैं, जैसे कि हेल्थ, इकोलॉजी, वर्कर प्रोटेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें कंप्लीटली इग्नोर की जा रही है। 2008 के बारे में बात करें, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिजल्ट थे यहाँ पर वो लिटिल बैंकिंग जो सुपरविजन वहां पर देखने को मिला। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर बात करें तो ढीलापन नजर आएगा यूएसए और चाइना के अंदर भी, तो इनके बारे में कोई भी यहाँ पर ढंग से चीजों को लेकर ही नहीं चल रहा है। यानी कि इंडेक्स जो तैयार किया जा रहा है उसमें इतनी सारी कमियां खामियां तो मैंने ही आप लोगों को गिना दी, और ये तो वो है जो कि एक ओवरव्यू यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप लोग प्रॉपर वे में जाकर देखोगे, ये सारी प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन निकालने की बात राइटर यहाँ पर करें इनडायरेक्ट वे में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर राइटर ये बोले कि ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंडिकेटर है उनको, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, उसके बारे में ध्यान। ठीक है, नोट कंसीडर पोल्यूशन, जो अमेंडमेंट होता है पोल्यूशन से रिलेटेड बात करनी है तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हो। लेबर स्टैंडर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो इसको और ज्यादा एक तरीके से जो अनहेल्दी जो बैरियर है, अनहेल्पफुल जो चीजें हैं उसको हटाकर आप लोग जो नीडी रेगुलेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर डालने पड़ेंगे और उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वर्कर की स्किल, हेल्थ, सेफ्टी के बारे में बात करना पड़ेगा, पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज या रेजिलियंस के बारे में बात करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप लोग इंक्लूड करके चलोगे तब आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ आप लोगों ने एक अच्छा इंडेक्स तैयार किया है, वरना ये एक अच्छा इंडेक्स यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने यहां पर ये बात कर रहा है अर्बन एम्प्लॉयमेंट एज ए फोकल पॉइंट, यानी कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो होना चाहिए वो फोकल पॉइंट होना चाहिए। हमारी कंट्री में अगर सिटी के बारे में आप लोग बात करें, जो सिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग हब मानी जाती है, और उसी के चलते हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो मैक्सिमम यहां से निकल कर आती है। अभी फिलहाल जो है जिससे कोविड-19 चला है उसने कहानी जो है वो काफी खराब कर दी है, जिसके चलते जो इकोनॉमी है और जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो चेंज हो गई है। वर्नेबिलिटी देखने को मिल रही है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में, जिस तरीके से कंडीशन निकल कर आ रही है। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जहां पे संडे मार्केट लगा करती थी, अब संडे मार्केट नहीं लगते हैं, मंगल बाजार नहीं लगता है। जो सड़कों पर जो एक तरीके से रेडी वाले, ठेली वाले रहते थे वो भी आप लोग काफी कम पहले कंपेयर में देखने को मिलते हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी हो गई कि इनकी जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं तबाह हो गई है। तो आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इकोनॉमी, कई सारे कंसर्न निकल कर आ रहे हैं। जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो काफी बुरी है, श्रिंक हो रहे हैं कई सारे सेक्टर। नई जॉब तो छोड़िए, पुराने लोगों की भी जॉब जा रही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान हमारी कंट्री में 50,000 करोड़ जो बोला गया कि यहां पर रुपए लगाकर इंप्लॉयमेंट स्कीम लाई गई है, जून में इसको लॉन्च किया गया। एम था कि यहां पर हमारी कंट्री में जो बेसिकली लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, खासकर रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में। तो इसके चलते इससे यहां पर एकदम बोलेगा आप लोग कि हाँ एक तरीके से इमीडिएट रिलीफ आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है जो जॉब होती है, यानी कि जॉब का जो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। यहाँ आप लोग रिलीफ प्रोवाइड करा दो तो आप लोग उसको ऑल्टरनेटिव नहीं बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फोकस क्या होना चाहिए कि वनरेबिलिटी को रिड्यूस करना है इनफॉर्मल सेक्टर में, जो कि लॉन्ग रन में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझिए आप लोग, जो श्रिंक हो रहे हैं सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी कि जो यहां पर आपसी डेट में कोई घर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो चुकी है। ट्रेड, होटल, अदर सर्विस जो है वो 47% तक जा चुके हैं नेगेटिव में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 50% नेगेटिव में चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे जूते, कपड़े या फिर दूसरा सामान 39 नेगेटिव में चल रहा है। माइनिंग सेक्टर यानी कि खुदाई कर कोयला निकालना, ये आयरन और निकालना, -23 पर चल रहे हैं यहाँ पर। तो लोग जो है अपनी जॉब लूज करें, इवन जो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उनके पास में जॉब नहीं है। नई जॉब के बारे में तो बात ही मत कीजिए। आज की डेट में अगर बात करें, जो विटनेस है वो ये है यहाँ पर कि रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। रिवर्स माइग्रेशन, अब तक लोग जो थे वो गांव से निकल कर जाते थे शहरों में काम करने के लिए, अब शहरों से लोग गांव में आ चुके हैं। अपना अपना एक तरीके से जो काम वो कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं। ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ लॉकडाउन आप लोग कंडीशन देखने को मिली, बहुत सारे लोगों की जॉब यहाँ पर गई। मेजोरिटी ऑफ माइग्रेट वर्कर थे जो लग नहीं रहा है कि फ्यूचर में वापस आएंगे भी, क्योंकि जिस तरीके कंडीशन में अपने घर पहुंचे हैं इस तरीके से भयावह कंडीशन वहां पर बन गई। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, भूखे मर गए, पैदल चलना पड़ गया।
तो इस तरह की कंडीशन में लोग इतना भयभीत हो चुके हैं कि वो वापस आना पसंद नहीं करेंगे। वनरेबल चीजें आने वाले टाइम में देखने को मिल रही हैं और साउथ एशियन रीजन में ये कंडीशन काफी ज्यादा खतरनाक और खराब चल रही है। वनरेबल इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करें, अगर आ भी जाते हैं तो उनको अच्छी अर्निंग नहीं मिलती है, लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, डिफिकल्ट कंडीशन रहती है वर्क करने की, जहां पर रखा जाता है कई बार रोशनी नहीं है, कई और कंडीशन देखने को मिल रही है। उनके बेसिक राइट्स यानी कि उनको टाइम भी ढंग से नहीं दिया जाता है, उनसे ओवर टाइम कराया जाता है, उसके पैसे नहीं दिए जाते हैं, ये चीजें देखने को मिलेगी। और मोर लाइकली टू बी इनफॉर्मल, जो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है यहाँ पर ये, यानी कि कोई इनको ऐसा भी नहीं है कि इनकी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चल रही है, वो भी नहीं है। इसी के साथ में लैक ऑफ इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कोई ट्रेड यूनियन भी नहीं इनकी होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। हर जगह बलि का बकरा इन्हीं को बनाया जाता है। मान लीजिए आज की डेट में मैं एक कोई किताब निकालता हूं, ठीक है, ये जो किताब है, ये किताब मैं अपनी ही किसी प्रिंटिंग मशीन में इसको छपवाता हूं, वहां पर वर्कर काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये किताब जो होनी चाहिए, ये यहां पर होनी चाहिए 500 रुपए की, पर लेकिन ये जो 500 रुपए की अगर मार्केट में इसको बेचा जाए तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं इसको घटाकर बोलता हूं यार चलो 500 की तो ज्यादा होगी, इसको 250 की कर देते हैं या फिर 200 की कर देते हैं। तो 200 रुपए की अगर किताब में यहां पर करता हूं तो मैक्सिमम कोशिश क्या करूंगा, कोशिश ये करूंगा कि सारी जो यहां पर जो चीजें घट रही हैं ये लेबर फोर्स की कॉस्ट में से निकाल लिया जाए। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ऐसा ही काम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर हमारी कंट्री में देखने को मिला। अगर कोई प्रोडक्ट का दाम सस्ता करना है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ती थी, वर्कर्स को। वर्कर को फैसिलिटी कम कर देते थे, वर्कर को अगर प्रोडक्ट बनाने के 10 रुपए मिल रहे हैं तो उसको घटाकर 5 रुपए कर दिया और ज्यादा काम कराना स्टार्ट करा दिया उससे। तो ये हरकतें यहां पर देखने को मिलती है, जिसके चलते ये यहां पर इनके ऊपर अत्याचार होता है और कोई इनको पूछता भी यहां पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हाई लेवल वर्किंग पुअर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वर्किंग पुअर कंडीशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगी, पुअर क्वालिटी जॉब और हाईली इनफॉर्मली, ठीक है, तो इनफॉर्मल भी कंडीशन नजर आएगी। तो जो वर्किंग पुअर है एक तरीके से जो इनकम है उनकी, ये बोला जाता है कि वर्किंग पुअर किनको बोलेंगे, जिनकी इनकम जो है 198 रुपए पर डे से भी नीचे रहती है। 198 रुपए, समझ रहे हैं आप लोग क्या कंडीशन यहां पर चलेगी, तो इसलिए यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो वर्किंग पॉवर्टी इन इंडिया जो है वो रिमेन हाई रहेगी, यानी कि लोग जो हैं काम तो करेंगे पर लेकिन उनको उनकी काम का दाम नहीं मिलेगा और एक तरीके से उनकी लाइफ सही तरीके से नहीं चलेगी। दो चैलेंज सबसे बड़े बताए गए हैं, एक तो मोर जॉब जनरेट करना, ऊपर से रिड्यूस करना वनरेबिलिटी, जो डिसेंट वेज मिल सके और इसी के साथ में उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके, जिनके बारे में बात करनी पड़ेगी। जो इश्यूज हैं आज के टाइम में अगर बात करें, अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो एक तरीके से प्रॉपर वे में लेकर चलना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर। दूसरा यहां पर बात करें डिजाइन करने की और इंप्लीमेंट करने की, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जो पॉलिसीज होती हैं, खासकर जैसे आप लोग बात करें कंस्ट्रक्शन वर्कर, सबसे ज्यादा लोग वहां पर काम कर सकते हैं। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है, खासकर अगर बात करें कहीं आस पास में भट्टा लगा दिया तो दुनिया भर के लोग चाहिए ईंटें बनाने के लिए, ठीक है, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उसको सारा यहां पर देना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। इसी के साथ में एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की जरूरत है यहां पर, जो लेबर और कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रायोरिटी आप लोगों को देनी पड़ेगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में अकाउंट, तभी आप लोग चीजों जब आप लोग हैंडल कर पाओगे। लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, इसी के साथ में अर्निंग बढ़ेगी और लोग जो है वो पैटर्न में चीजों को कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक पैटर्न में चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। लो कॉस्ट हाउसिंग अनदर एक्टिविटी यहां पर है जो यहां पर अच्छा काम कर सकती है, यानी कि लो कॉस्ट हाउसिंग जब घर बनाते हैं तो कई सारे वर्कर आप लोग काम में चाहिए होते हैं यहां पर, तो वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। इमीडिएट लॉन्च करना चाहिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ताकि लार्ज स्केल पर मेडिकल हेल्थ और सैनिटेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया जा सके, ताकि फ्यूचर में अगर पेंडेमिक जैसी कोई महामारी बनती है तो उसको रोका जा सके। इसी के साथ में कैपेसिटी बात की जा रही है ऑफ ओवर रूरल इकोनॉमी के बारे में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है, जो वर्कर्स हैं जो रिटर्न हुए हैं सिटीज से उनके बारे में क्या करना है। इसी के साथ में एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करानी पड़ेगी सपोर्ट, डिसेंट जो वर्क मिल सके, ये भी एक क्वेश्चन लेवल एक मार्क यहां पर चल रहा है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो आज बात करें इनसफिशिएंट आप लोगों को सर्वाइवल यहां पर नजर आएगा लोगों का, क्योंकि इतनी खेती है उसके ऊपर कहां तक आप लोगों को टिका पाओगे। तो एमजीएनआरएजी जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आप लोगों को। बजटरी एलोकेशन बढ़ाइए, गारंटी दीजिए मिनिमम नंबर ऑफ डेज को, उसको भी थोड़ा सा बढ़ाइए। तो ये नीड ऑफ आर आप लोग बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ओनली नरेगा से भी काम नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऑल ओवर अगर आप लोग सॉल्यूशन निकाल के चलेंगे तभी सॉल्यूशन निकल पाएगा। जिस पैटर्न में आप लोग चल रहे हैं दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आप लोगों से मैं बेस्ट क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, ये था यहाँ पर निवा बे के बारे में। तो यहाँ पर इसको गल्फ ऑफ क्रोनस्टैट के नाम से भी जाना जाता है पहली स्टेट में। दूसरा बोला गया यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड में अगर आप लोग जाएंगे, और यहाँ पर यह कोटालिन आइलैंड जो है उसके पास में आप लोगों को यहाँ पर नीवा रिवर जो देखने को मिलेगी उसके बीच में आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि कोटालिन आइलैंड और नीवा रिवर के बीच में नीवा रिवर के आप लोगों को बीच में देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2,
वन में बोला गया वन, टू में बोला गया टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है ये बताइए। सही आंसर है सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन आप लोग देखते हैं। अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को दिखाता हूं। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तभी आप लोग समझ पाएंगे कहां पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो यहाँ पर सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो यहाँ पर इसी के पास में लोकेटेड है। ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये है ये पर्टिकुलर एरिया। जूम करते हैं इसको थोड़ा सा, ये है लोकेशन जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, यानी कि सी आंसर हो गया यहाँ पर। इसका एरिया अगर देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर 127 स्क्वायर माइल देखने को मिलेगा या फिर 329 स्क्वायर किलोमीटर आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में सेंट पीटर्सबर्ग एक डैम भी है यहाँ पर जो कि बाल्टिक सी से इसको सेपरेट करता है। तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर को तभी लाइक करना है अगर पसंद आता है, वरना डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन वाली वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या मानना है उसके बारे में बताइए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।